गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए जीके जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी जीके से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जहां से हमारे यूपीपी के होने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप सभी दोस्त इस क्लास को ध्यान से और पूरा देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी को। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों लखनऊ, और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू, जिसमें आपको ध्यान में रखना है कि उर्दू को उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा के रूप में मान्यता मिली दोस्तों 1989 में। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हो गई हिंदी और उर्दू। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है दोस्तों 75, और उत्तर प्रदेश में कुल संभाग हैं 4, और उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या है 18। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश की कुल लंबाई है, अर्थात उत्तर प्रदेश की जो पूरब से लेकर पश्चिम तक या ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कुल लंबाई है दोस्तों 650 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश की कुल चौड़ाई है, अर्थात नॉर्थ से लेकर साउथ तक या उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो वो है 240 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश की कुल लंबाई है 650 किलोमीटर और चौड़ाई है 240 किलोमीटर। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है 12 सिंगा, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी, और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है दोस्तों वृत्त के अंदर मछली एवं तीर धनुष का निशान। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, और उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथे स्थान पर है, और उत्तर प्रदेश से पहले हैं दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और फिर चौथे स्थान पर है यूपी। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथे स्थान पर है, और इसके ऊपर है दोस्तों राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है। फिर राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पर है महाराष्ट्र, और चौथे पर हो गया उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश के सीएम या मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। और इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश का पहली बार विभाजन हुआ था दोस्तों 9 नवंबर 2000 को, जिसमें उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य बनाया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहले इसका नाम हुआ करता था उत्तर पश्चिमी प्रांत, और ये होता था दोस्तों 1836 में। फिर 1877 में इसका नाम बदल दिया गया दोस्तों उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत के रूप में। फिर 1937 में इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत। फिर 24 जनवरी 1950 को दोस्तों इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। और यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की पहले राजधानी क्या थी। तो 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी थी आगरा।
फिर 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी हुई दोस्तों प्रयागराज, और फिर 1935 से दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर में आते हैं, और ये 8 जिले हैं दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, शामली, बागपत और मुजफ्फरनगर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री या सीएम जो बाद में चलकर भारत के पीएम या प्रधानमंत्री हुए, तो ऐसे 2 लोग थे दोस्तों, जिसमें पहला नाम आपको ध्यान में रखना है चौधरी चरण सिंह, और दूसरा नाम आपको ध्यान में रखना है विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 18वीं विधानसभा में महिलाओं की कुल संख्या है 47। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में अब तक दोस्तों भारत में सभी राज्यों में जितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, उसमें सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, और ये लगा है कुल मिलाकर 10 बार, जिसमें पहली बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो राज्य विधानमंडल है वो है दोस्तों द्विसदनात्मक, अर्थात उत्तर प्रदेश की जो राज्य विधानमंडल है उसमें है दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है वो है द्विसदनात्मक, जिसमें है विधानसभा और विधान परिषद। इसके बाद आपको ख्याल रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की कुल सीटें हैं वो हैं दोस्तों 80, और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें हैं 31। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों 403, और विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या होती है 100, और सबसे अधिक विधानसभा वाला सीट है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, वो है प्रयागराज, जहां पर हैं कुल 12 विधानसभा की सीटें, और सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जिला में, महोबा जिला में और चित्रकूट जिला में, जहां पर हैं दोस्तों 2-2 विधानसभा की सीटें। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश के पहले सीएम या पहले मुख्यमंत्री का नाम, और ये थे दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत जी। और उत्तर प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम या पहले उप मुख्यमंत्री थे चौधरी नारायण सिंह। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्य एवं देश की पहली महिला सीएम या मुख्यमंत्री थी दोस्तों उत्तर प्रदेश की, और वो थी सुचेता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो गवर्नर बनी पहली महिला, और देश की भी पहली महिला गवर्नर बनी किसी राज्य की, वो थी सरोजनी नायडू जी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस या प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने वाल्टर मोर्गन। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क या रात्रि वन जीव पार्क ये स्थित है दोस्तों ग्रेटर नोएडा में। इसके बाद आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की कुल संख्या है 9, जिसमें 8 राज्य हैं और एक यूटी या यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है जो कि है दिल्ली। और यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से एक देश भी सटा हुआ है जिसका नाम है नेपाल। तो उत्तर प्रदेश से कुल 9 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं और एक देश अपनी सीमा साझा करता है। और इन 9 राज्यों में दोस्तों 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि है दिल्ली, और देश में है नेपाल। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मध्य प्रदेश सबसे अधिक 11 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, अर्थात उत्तर प्रदेश के
कुल 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों मध्य प्रदेश। और यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र, जो कि कुल 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ये हैं दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है, तो वो है दोस्तों ललितपुर। और ललितपुर सिर्फ दोस्तों झांसी जिले से अपनी सीमा साझा करता है। और यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है दोस्तों शामली, और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। और सोनभद्र दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक आदिवासी जिला के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है लखीमपुर खीरी। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया लखीमपुर खीरी, और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है हापुड़। और उत्तर प्रदेश की दोस्तों जो कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो हैं 9, और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों का नाम। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, और ये स्थित है इज्जत नगर बरेली में। फिर इसके बाद है भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, और ये स्थित है भदोही में। फिर इसके बाद है राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र, और ये स्थित है चुनार मिर्जापुर में। फिर इसके बाद है पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये स्थित है महोबा में। फिर इसके बाद है सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र, ये स्थित है दोस्तों कन्नौज में। फिर इसके बाद है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है प्रयागराज या इलाहाबाद में। फिर इसके बाद है गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, और ये भी स्थित है दोस्तों इलाहाबाद या प्रयागराज में। फिर इसके बाद है भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, और ये स्थित है वाराणसी में। और वाराणसी से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये भी स्थित है वाराणसी में। और भारतीय हैंडलूम तकनीकी संस्थान, ये भी स्थित है वाराणसी में। फिर इसके बाद है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है झांसी में। फिर इसके बाद है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ये स्थित है सैफई में। फिर इसके बाद है राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये स्थित है दोस्तों आगरा में। इसके बाद है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है लखनऊ में। और लखनऊ से आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उद्यमिता विकास संस्थान, ये भी स्थित है लखनऊ में। फिर बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये भी स्थित है दोस्तों लखनऊ में। फिर इसके बाद है उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, और ये स्थित है कानपुर में। और कानपुर में ही स्थित है दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट।
इसके बाद आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कौन कौन सा खनिज मिलता है। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में दोस्तों सबसे अधिक कोयला प्राप्त होता है और यहीं पर दोस्तों संगमरमर चूना पत्थर भी प्राप्त होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कोयला कहाँ पर प्राप्त होता है, तो वो होता है सोनभद्र में। फिर इसके बाद अगला जिला है ललितपुर और ललितपुर में दोस्तों यूरेनियम सबसे अधिक प्राप्त होता है। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। और ललितपुर में ही दोस्तों तांबा, बॉक्साइट और ग्रेनाइट जैसे खनिज भी प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद अगला जिला आपको ध्यान में रखना है झांसी और यहाँ पर प्राप्त होता है सेलखड़ी, कांच और बालू। फिर इसके बाद है मिर्ज़ापुर जहाँ पर प्राप्त होता है दोस्तों हीरा। इसके बाद आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश के उद्योग। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है दोस्तों हथकरघा उद्योग। फिर यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा रेल पहिया कारखाना, ये स्थित है दोस्तों रायबरेली में। और इसके बाद है प्रदेश की पहली चीनी मिल है दोस्तों प्रतापपुर जो कि देवरिया में स्थित है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत स्टील रोलिंग मिल, ये स्थित है दोस्तों मुजफ्फरनगर में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग एवं संबंधित जिलों के नाम। तो इसमें सबसे पहला जिला आप लोग ध्यान में रखिएगा सोनभद्र और सोनभद्र में स्थित है दोस्तों हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, सिंगरौली कोयला खान और सीमेंट कारखाना। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स या DLW और ये स्थित है वाराणसी में। फिर इसके बाद अगला जिला आप लोग ध्यान में रखिएगा कानपुर। तो कानपुर में स्थित है कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड और यहीं पर स्थित है उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ जिसे यूपी का भी कहा जाता है। और कानपुर में ही स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उर्वरक कारखाना या जिसे इफको भी कहा जाता है और ये स्थित है फूलपुर प्रयागराज में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश के लघु और कुटीर उद्योग और उससे संबंधित जिलों के नाम। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गलीचा निर्माण का जो उद्योग है ये संबंधित है भदोही, मिर्ज़ापुर और वाराणसी से। फिर इसके बाद है खेल का सामान से संबंधित जो उद्योग है वो है मेरठ और आगरा का। फिर इसके बाद है औषधि निर्माण का जो उद्योग है ये संबंधित है दोस्तों कानपुर, झांसी और लखनऊ जिले से। फिर इसके बाद है हथकरघा एवं सूती वस्त्र का जो उद्योग है ये संबंधित है मेरठ से। फिर इसके बाद है चीनी मिट्टी के बर्तन और ये उद्योग संबंधित है दोस्तों खुर्जा, बुलंदशहर जिले और गाजियाबाद से। और इसके बाद है दरी निर्माण का जो उद्योग है ये संबंधित है सीतापुर से। फिर इसके बाद है लकड़ी का फर्नीचर और ये संबंधित है हाथरस, वाराणसी और बरेली से। फिर इसके बाद है लकड़ी के खिलौने और ये उद्योग संबंधित है दोस्तों लखनऊ और वाराणसी जिले से। फिर इसके बाद है पीतल की मूर्तियाँ और ये उद्योग संबंधित है मथुरा जिले से। फिर इसके बाद है पीतल के बर्तन और ये संबंधित है मुरादाबाद, शामली और वाराणसी से। फिर इसके बाद है मिट्टी के बर्तन और ये संबंधित है आगरा और गोरखपुर से। फिर इसके बाद है दोस्तों इत्र और
इत्र उद्योग संबंधित है कन्नौज जिले से। और लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा जरी और चिकन पर गोट का काम, और ये संबंधित है दोस्तों लखनऊ और वाराणसी से। इसके बाद आप लोग देखिए एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लान के बारे में। तो एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत हुई दोस्तों उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 2018 को। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। तो एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन 2018 में। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा जिला किस उत्पाद से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा जरी जरदोजी, और ये उत्पाद दोस्तों संबंधित है बरेली, चंदौली, उन्नाव, कासगंज, बदायूं और शाहजहांपुर से। फिर इसके बाद है गुड़, और गुड़ दोस्तों ये संबंधित है अयोध्या और मुजफ्फरनगर से। फिर इसके बाद है मूंज उत्पादन, और मूंज उत्पादन संबंधित है अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर से। फिर इसके बाद है केला, और केले का जो उत्पादन है दोस्तों ये संबंधित है कौशाम्बी से। फिर इसके बाद है आंवला, और आंवले का उत्पाद संबंधित है प्रतापगढ़ से। और काला नमक चावल ये संबंधित है दोस्तों सिद्धार्थनगर से। और दाल संबंधित है बलरामपुर और गोंडा जिले से। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पूरे भारत में उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं गोंड, बुक्सा, थारू, जौनसारी और खरवार। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश के ज़िले जो हैं जालौन एवं अयोध्या, यहाँ पर दोस्तों कोई भी जनजाति या एसटी या शेड्यूल ट्राइब नहीं रहती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जालौन एवं अयोध्या जिले में कोई भी जनजातियां नहीं रहती हैं। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक जो जनजातीय जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में वो है दोस्तों गोंड की, और इसके बाद है खरवार की, और तीसरे स्थान पर है थारू जनजाति। इसके बाद आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश परिवहन और दूरसंचार के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यूपी में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2004 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया 2001 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-19, या जिसे पहले कहा जाता था NH-2। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि देश का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई थी 1973 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन हुआ 2013 में, और यहाँ पर दोस्तों मेट्रो चलना शुरू हुई 2017 से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा राज्य में पहली रेलगाड़ी चली थी 1859 में, और ये चली थी
प्रयागराज से कानपुर के बीच में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना हुई थी 1975 में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है आदित्य बिड़ला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया और ये किया उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा कहाँ पर शुरू की गई, तो ये शुरू की गई दोस्तों प्रयागराज से नैनी के बीच में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और ये स्थित है फुर्सतगंज अमेठी में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग और ये है दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और ये है प्रयागराज से हल्दिया तक। इसके बाद आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में। तो इसमें सबसे पहला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या इसी को कहा जाता है दोस्तों अमौसी हवाई अड्डा जो कि स्थित है लखनऊ में। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये स्थित है दोस्तों बाबतपुर वाराणसी में। फिर इसके बाद है बमरौली हवाई अड्डा और ये स्थित है प्रयागराज में। फिर इसके बाद है चकेरी हवाई अड्डा और ये स्थित है कानपुर में। फिर इसके बाद है हिंडन वायु सेना केंद्र और ये स्थित है दोस्तों गाजियाबाद में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सरसवा वायु सेना केंद्र ये स्थित है सहारनपुर में। फिर इसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा और ये स्थित है मेरठ में। फिर इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि स्थित है ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। इसके बाद आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश में वन और वनस्पतियों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्र हैं 6.15%। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और फिर इसके बाद है चंदौली। फिर इसके बाद है चित्रकूट। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला है भदोही और इसके बाद है मैनपुरी और इसके बाद है देवरिया। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्रफल वाला जिला। तो इसमें सबसे पहले स्थान पर है दोस्तों सोनभद्र, दूसरे पर है लखीमपुर खीरी, तीसरे पर है मिर्ज़ापुर। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है तो इसमें दोस्तों पहले स्थान पर है भदोही, दूसरे पर है मऊ और तीसरे पर है मैनपुरी। फिर नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है हर वर्ष 1 से 7 जुलाई के बीच में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि ग्रीन यूपी क्लीन यूपी ये योजना शुरू हुई दोस्तों यूपी में 2015 में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश में बांस रोपण एवं वन सुधार योजना ये शुरू की गई दोस्तों 2007-8 में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल वन्य जीव विहार हैं दोस्तों 11। तो आइए हम लोग इन वन्य जीव विहारों को देख लेते हैं कि कौन सा वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये स्थित है दोस्तों चंदौली जिले में। फिर इसके बाद है कछुआ वन्य जीव विहार ये स्थित है वाराणसी जिले में। फिर इसके बाद है किशनपुर वन्य जीव विहार और ये स्थित है लखीमपुर खीरी में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है रानीपुर वन्य जीव विहार ये स्थित है दोस्तों बांदा में। फिर इसके बाद है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार
ये स्थित है बहराइच में। फिर इसके बाद है सोहेलवा वन्य जीव विहार और ये स्थित है बलरामपुर में। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार और ये स्थित है दोस्तों आगरा और इटावा में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ये स्थित है ललितपुर में। फिर लास्ट में आपको ध्यान में रखना है कैमूर वन्य जीव विहार और ये स्थित है मिर्जापुर एवं सोनभद्र में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल रामसर आर्द्र भूमि स्थल हैं दोस्तों 10। तो आइए इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल किस जिले में स्थित है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नवाबगंज पक्षी विहार ये स्थित है दोस्तों उन्नाव में। फिर इसके बाद है पार्वती अर्घ पक्षी विहार ये स्थित है गोंडा में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा समान पक्षी विहार ये स्थित है मैनपुरी में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है समसपुर पक्षी विहार ये स्थित है रायबरेली में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सांडी पक्षी विहार ये स्थित है हरदोई में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है सरसई नावर झील ये स्थित है दोस्तों इटावा में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सुर सरोवर ये स्थित है आगरा में। और लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार ये स्थित है संत कबीर नगर में। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना वन्य जीव विहार है चंदौली में स्थित चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि स्थित है लखीमपुर खीरी जिले में। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बाघ परियोजना में शामिल उद्यान है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दर्जा प्राप्त बाघ अभ्यारण्य है पीलीभीत वन्य जीव विहार। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य है दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर। तो इसमें सबसे पहला नाम आपको ध्यान में रखना है शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान जो कि स्थित है दोस्तों गोरखपुर में। फिर इसके बाद है कानपुर प्राणी उद्यान और इसके बाद है नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन और ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहरों का नाम। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा गंगा नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर। तो गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं दोस्तों कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, फर्रुखाबाद और मिर्ज़ापुर। फिर इसके बाद देखिए यमुना नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर। तो यमुना नदी के किनारे बसे शहर हैं मथुरा, आगरा, इटावा, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। फिर इसके बाद देखिए गोमती नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर। तो गोमती नदी के किनारे बसे शहर हैं लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा हिंडन नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर। तो हिंडन नदी के किनारे बसे शहर हैं सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सोन नदी के किनारे बसा शहर है सोनभद्र। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है सरयू नदी के किनारे बसा शहर है रामनगरी अयोध्या। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है सई नदी के किनारे बसा शहर है प्रतापगढ़ और जौनपुर। और राम गंगा नदी के किनारे बसा शहर है बरेली, मुरादाबाद और बदायूं। और लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राप्ती नदी के किनारे बसा शहर है गोरखपुर, देवरिया और बलरामपुर।
इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलों का नाम और वो झीलें किस शहर में स्थित हैं। तो उत्तर प्रदेश की झील और शहर को आप लोग एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा करेला झील, ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में। फिर इसके बाद है समसपुर झील, ये स्थित है रायबरेली में। फिर इसके बाद है राधा कुंड झील, ये स्थित है मथुरा में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा औंधी ताल, ये स्थित है वाराणसी में। फिर इसके बाद है मोती झील, ये स्थित है कानपुर में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा रामगढ़ ताल, ये स्थित है गोरखपुर में। फिर इसके बाद है दरवन झील, ये स्थित है अयोध्या में। फिर इसके बाद है बरुआ सागर झील, ये स्थित है झांसी में। फिर इसके बाद है कठिम या सूर सरोवर झील, ये स्थित है आगरा में। फिर इसके बाद है बेल सागर जो कि एक कृत्रिम झील है, ये स्थित है महोबा में। और लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा गौर झील जो कि स्थित है रामपुर में। इसके बाद आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश की ऊर्जा संसाधनों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद की स्थापना हुई 1959 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन होता है दोस्तों सबसे अधिक तापीय विद्युत उत्पादन से, फिर जल विद्युत उत्पादन से, फिर परमाणु विद्युत उत्पादन से और फिर सौर विद्युत उत्पादन से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एनटीपीसी की गैस पर आधारित 3 तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और ये स्थित हैं औरैया, आंवला और दादरी में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि राज्य का सबसे पुराना तापीय विद्युत परियोजना है दोस्तों हरदुआगंज तापीय परियोजना। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है दोस्तों नरौरा बुलंदशहर में। इसके बाद आप लोग देखिए यूपी की कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा रिहंद नदी घाटी परियोजना जो कि स्थित है रिहंद नदी पर जो कि है सोनभद्र में। और यहीं पर है दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि भारत के सबसे बड़ी एक कृत्रिम झील है और यहीं पर स्थित है दोस्तों रिहंदबाद। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा राजघाट परियोजना जो कि स्थित है बेतवा नदी पर और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है गंडक परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा रामगंगा परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश की एक नदी घाटी परियोजना है। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश की शिक्षा के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी 1981 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश भाषा विज्ञान की स्थापना हुई थी 1958 में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1972 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1982 में प्रयागराज में। फिर यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2001 में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना हुई 1995 में। और फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है साक्षर भारत मिशन की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में 2009 में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में
कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 6, जिसमें है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1887 में। फिर इसके बाद है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना हुई 1916 में। फिर इसके बाद है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना हुई 1920 में। फिर इसके बाद है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और ये स्थित है लखनऊ में और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। फिर इसके बाद है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय और ये स्थित है रायबरेली में जिसकी स्थापना हुई थी 2013 में। और लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये स्थित है दोस्तों झांसी में जिसकी स्थापना हुई 2014 में। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल हैं यूपी में। सबसे पहला है ताजमहल जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 1983 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा आगरा का किला जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 1983 में। फिर लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा फतेहपुर सीकरी जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 1986 में। और यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहरें हैं। सबसे पहले है दोस्तों रामलीला जिसे शामिल किया गया 2008 में और दूसरा है कुंभ मेला जिसे शामिल किया गया 2017 में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा राज्य ललित कला अकादमी ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। फिर इसके बाद है उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार ये स्थित है दोस्तों प्रयागराज में जिसकी स्थापना हुई 1947 में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये स्थित है लखनऊ में जिसकी स्थापना हुई थी 1957 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1975 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारतीय कला भवन जो कि है दोस्तों वाराणसी में और इसकी स्थापना हुई 1920 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो कि स्थित है लखनऊ में और इसकी स्थापना हुई 1969 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारतेंदु नाट्य अकादमी और ये स्थित है लखनऊ में जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारतीय कथक संस्थान ये स्थित है लखनऊ में। फिर इसके बाद है जनजातीय एवं लोक कला संस्थान ये भी स्थित है दोस्तों लखनऊ में। फिर इसके बाद है कला एवं शिल्प महाविद्यालय ये भी स्थित है लखनऊ में जिसकी स्थापना हुई 1911 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा आमिर खुसरो जो कि थे पटियाला के इन्हें तबला और सितार का आविष्कारक भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान और मुमताज़ खान ये लोग संबंधित थे दोस्तों बनारस घराने से। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है शंभू महाराज और बिरजू महाराज ये लोग संबंधित थे दोस्तों लखनऊ घराने से। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण महोत्सवों का नाम और उनसे संबंधित जिला। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा बिठूर गंगा महोत्सव ये होता है दोस्तों कानपुर में। फिर इसके बाद है सैफई महोत्सव ये होता है इटावा में। फिर इसके बाद है लठमार होली या बरसाने की होली और यमुना महोत्सव ये होता है दोस्तों मथुरा में। फिर इसके बाद है सरधाना महोत्सव ये होता है मेरठ में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा आयुर्वेद महोत्सव ये होता है झांसी में। फिर इसके बाद है कजली महोत्सव ये होता है महोबा में। फिर इसके बाद है सोन महोत्सव ये होता है सोनभद्र में। फिर इसके बाद है कल्की महोत्सव ये होता है संभल में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा
ताज महोत्सव, राम बारात महोत्सव, सुलह कुल महोत्सव, ये सभी होते हैं दोस्तों आगरा में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कबीर उत्सव, ये होता है संत कबीर नगर में। फिर इसके बाद है त्रिवेणी महोत्सव, वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव, और ये दोनों होते हैं दोस्तों प्रयागराज या इलाहाबाद में। फिर इसके बाद है बौद्ध महोत्सव, ये होता है कुशीनगर में। फिर इसके बाद है गंगा महोत्सव, और ये होता है बनारस में। इसके बाद आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मेले और उनसे संबंधित जिलों के नाम। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा बटेश्वर मेला, जो कि एक पशु मेला है, और कैलाश मेला, और नवरात्र मेला, और गणसौर मेला, ये सभी मेले लगते हैं दोस्तों आगरा में। फिर इसके बाद है खिचड़ी मेला, और खिचड़ी मेला लगता है गोरखपुर में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा देवी पाटन मेला, ये लगता है दोस्तों बलरामपुर में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा परिक्रमा मेला और रामायण मेला, ये सभी मेले लगते हैं अयोध्या में। फिर इसके बाद है रामायण मेला, और ये जो रामायण मेला है दोस्तों ये लगता है चित्रकूट में। फिर इसके बाद है दादरी पशु मेला, और दादरी पशु मेला लगता है दोस्तों बलिया में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कलिंजर मेला, ये लगता है बांदा में। फिर हरिदास जयंती, जो कि वृंदावन से संबंधित है दोस्तों, और ये मनाई जाती है मथुरा में। फिर इसके बाद है विंध्याचल देवी मेला, ये लगता है मिर्ज़ापुर में। फिर इसके बाद है शाकंभरी देवी मेला, ये लगता है सहारनपुर में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा रथ यात्रा और ध्रुपद मेला, ये लगता है वाराणसी में। फिर इसके बाद है नौचंदी मेला, ये लगता है मेरठ में। फिर इसके बाद है गोविंद साहब मेला, ये लगता है अंबेडकर नगर में। फिर इसके बाद है बाल सुंदरी देवी मेला, ये लगता है दोस्तों बुलंदशहर में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा फाल्गुन मेला, ये लगता है रामपुर में। फिर इसके बाद है श्रावणी मेला, ये लगता है फर्रुखाबाद में। और यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि शिल्प मेला महाकुंभ, जो कि 12 वर्ष के बाद लगता है, और अर्धकुंभ जो कि 6 वर्ष के बाद लगता है, और माघ मेला जो कि हर वर्ष लगता है। और ये सभी मेले लगते हैं दोस्तों प्रयागराज या इलाहाबाद में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य और उनसे संबंधित क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा चरकुला लोक नृत्य, और ये संबंधित है दोस्तों ब्रजभूमि से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा पाई डंडा नृत्य, राई नृत्य, कार्तिक गीत, दीपावली नृत्य और सौरा नृत्य, ये सभी होते हैं दोस्तों बुंदेलखंड के क्षेत्र में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा चौरसिया नृत्य, ये संबंधित है जौनपुर से। और कर्मा नृत्य, ये संबंधित है दोस्तों मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से। फिर इसके बाद है धोबिया राग और नटवरी नृत्य, ये संबंधित है दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश से। फिर इसके बाद यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के लोकगीत और संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं वो जान लीजिए दोस्तों। तो आल्हा से संबंधित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, कजरी से संबंधित क्षेत्र है मिर्ज़ापुर, रसिया से संबंधित क्षेत्र है ब्रजभूमि, और बिरहा से संबंधित क्षेत्र है पूर्वांचल। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ये स्थित है लखनऊ में। इसके बाद आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश की जनगणना। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है दोस्तों 19,98,12,000
341, जो कि पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% है। फिर जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है दोस्तों, उसमें मेल या पुरुष जनसंख्या है 52.29% और फीमेल या महिला जनसंख्या है 47.71%। और इसी में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस कुल जनसंख्या में जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 77.73% और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 22.27%। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों प्रयागराज में, उसके बाद दूसरे स्थान पर है मुरादाबाद, फिर तीसरे पर है गाजियाबाद। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है दोस्तों महोबा में, और फिर इसके बाद है चित्रकूट, फिर इसके बाद है हमीरपुर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, और ये है दोस्तों 829 वर्ग किलोमीटर। और इसी में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दोस्तों गाजियाबाद, और उसके बाद है वाराणसी। फिर इसके बाद इसी में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ललितपुर, और इसके बाद है सोनभद्र। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता है दोस्तों कुल 67.72%, जिसमें मेल या पुरुष साक्षरता है 77.3% और फीमेल या महिला साक्षरता है 57.2%। और इसके बाद इसी में आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे मैक्सिमम या अधिकतम साक्षरता वाला जिला है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पर, और दूसरे पर है कानपुर। इसके बाद उत्तर प्रदेश की मिनिमम साक्षरता या न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती, और इसके बाद है बहराइच। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा इसी में कि उत्तर प्रदेश की जो अधिकतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम या मिनिमम पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो है श्रावस्ती। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम या मैक्सिमम महिला साक्षरता वाला जिला है कानपुर, और मिनिमम महिला साक्षरता वाला जिला है या न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है दोस्तों 912, और यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पूरे भारत का लिंगानुपात है 943। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा इसी में कि अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश में जौनपुर, जिसका लिंगानुपात है 1024। इसके बाद है आजमगढ़, जिसका लिंगानुपात है 1019। फिर इसके बाद आप लोग इसी में ध्यान में रखिएगा कि मिनिमम या न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर, जिसका लिंगानुपात है दोस्तों 851। इसके बाद आता है हमीरपुर व बागपत, जिसका लिंगानुपात है 861। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि शिशु लिंगानुपात जो कि होता है 0 से लेकर 6 वर्ष तक, वो है उत्तर प्रदेश का 902, और सबसे मैक्सिमम या अधिकतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है बलरामपुर, और न्यूनतम या मिनिमम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है बागपत। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर है वो है 20.2%, जिसमें मैक्सिमम या अधिकतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, और इसके बाद है गाजियाबाद, और मिनिमम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है उत्तर प्रदेश में कानपुर, और इसके बाद आता है हमीरपुर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुसूचित जातीय या शेड्यूल कास्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जनगणना के दृष्टिकोण से। तो उत्तर प्रदेश में जो एससी जनसंख्या है दोस्तों उसका प्रतिशत है 20.69%, और देश का सर्वाधिक एससी या अनुसूचित जातियाँ
वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सर्वाधिक एससी या अनुसूचित जातियों वाला जिला है दोस्तों सीतापुर, और न्यूनतम एससी या अनुसूचित जातियों वाला जिला है उत्तर प्रदेश का बागपत। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुसूचित जनजातियाँ जो होती हैं दोस्तों या एसटी, उसका प्रतिशत है यूपी में 0.6%, और सर्वाधिक जो एसटी या अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में, वो जिला है सोनभद्र, और सबसे कम अनुसूचित जनजातियाँ ये रहती हैं बागपत में। और यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अयोध्या और जालौन में कोई भी एसटी या अनुसूचित जनजातियाँ नहीं रहती हैं। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी दोस्त गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।